हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका तैयारी वर्ल्ड के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम लोग पिछले कुछ समय से सामान्य अध्ययन पढ़ रहे हैं। सामान्य अध्ययन में ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ रहे हैं क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी का कुछ टॉपिक हमने पिछले दिनों सीखा है। आज हम पढ़ने वाले हैं पवन के बारे में। पिछली कक्षा में आप पढ़े तो वायुदाब के बारे में और वायुदाब को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। आज हम पवन को पढ़ते हैं। आज ये पढ़ना है कि वायुदाब पवन को कैसे प्रभावित करता है, उसकी दिशा को कैसे प्रभावित करता है। इससे पहले हम बात कर लेते हैं पवन के डेफिनेशन के, है ना। पवन की डेफिनेशन क्या होती है? अगर हम बात करें, पृथ्वी की सतह के समांतर जो क्षैतिज दिशा में प्रवाहित होने वाली वायु है उसी को हम कहते हैं पवन। पृथ्वी की सतह पर, सतह के समांतर क्षैतिज दिशा में, क्षैतिज दिशा का मतलब हॉरिजॉन्टली जो प्रवाहित कर रहा है क्या वायु, उसे हम क्या कहेंगे? पवन। दोस्तों, एक कंफ्यूजन बन सकता है। हम बात कर रहे हैं वायु का, है ना। जो क्षैतिज दिशा में प्रवाहित होने वाली वायु उसे पवन कह रहे हैं। तो वायु क्या है? वायु मिक्सचर ऑफ गैसेस है, यानी एयर मिक्सचर ऑफ गैसेस है। पवन और वायु में जो डिफरेंस है इसको आपको समझना पड़ेगा। डिफरेंस ये है कि अगर हम वायु की बात करें, वायु मिक्सचर ऑफ गैसेस है, लेकिन उसमें ये कोई कंडीशन नहीं है उसकी कोई मोबिलिटी होनी चाहिए कि नहीं, उसकी कोई गति किसी दिशा में हो रही कि नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। कई गैसों का एक समूह है, उसी को आप वायु कह सकते हैं। लेकिन जब पवन की बात करें तो क्षैतिज दिशा में किसी एक निश्चित दिशा में वो प्रवाहित हो रही होगी, उसे हम क्या कहेंगे? पवन। पवन और वायु में डिफरेंस आपको शायद क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद बात आती है पवन की जो गति है। हमने क्या कहा? क्षैतिज दिशा में प्रवाहित होने वाले वायु को पवन कहते हैं। तो क्षैतिज दिशा में जो प्रवाहित होने की वाली प्रक्रिया है, क्षैतिज दिशा में प्रवाहित क्यों हो रही है, उसके पीछे कौन कौन से फैक्टर जिम्मेदार हैं, हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है। पिछली कक्षा में आपने ये सीखा था वायुदाब के बारे में, वायुदाब के बारे में। इसके बाद पढ़ा था वायुदाब को प्रभावित करने वाले कारकों के, प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। ये दो चीजें आपने पढ़ा था। देखिए, इसका हम मेंशन यहां पे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने पहले ही बताया था कि एक क्लास पढ़ने के बाद ही दूसरी क्लास कनेक्ट होगी, क्योंकि सारी क्लास एक दूसरे से इंटरलिंक है। क्रमशः अगर आप नहीं पढ़े हैं तो समझने में थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। तो आप पवन पढ़ रहे हैं तो पवन पढ़ने से पहले एक सजेशन आपको रहेगा, अगर आपने इसके पहले वायुदाब नहीं पढ़ा तो वायुदाब की वीडियो देखने के बाद ही पवन पढ़िए, तभी बेहतरीन समझ में आएगा। ठीक है। हम बात कर रहे हैं पवन का। पवन की दिशा को यानी परिसंचरण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहां पे जो पहला कारक होता है वो होता है दाब प्रवणता। पहला कारक क्या है? दाब प्रवणता। अभी बता रहे हैं क्या चीज होता है। दूसरा कारक की बात करें, अभिकेंद्री बल। और तीसरे कारक की बात करें तो क्या है? अभिकेंद्री नहीं भैया, अपकेंद्री। और अगली बात करें कोरियालिस बल, कोरियालिस बल। अगर इन कारकों की हम बात करें, इन कारकों में जो सबसे बड़ा कारक है आपका क्या है? दाब प्रवणता। दाब प्रवणता आप इसी संदर्भ में सिर्फ समझ लीजिए, दाब प्रवणता का मतलब क्या होता है? हाई प्रेशर से ये लो प्रेशर की ओर मूव करती है। कहने का मतलब आपकी हवाएं जो हैं, पवनें जो हैं, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलते हैं। इसी चीज को क्या कहेंगे? दाब प्रवणता। यहां पर सिर्फ इतनी समझना है कि उच्च वायुदाब से यानी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ क्या करती हैं? मूव करती हैं आपकी पवनें। इसी के आधार पर इनकी दिशा का निर्धारण होता है और इसी दिशा के निर्धारण के आधार पर इनका नामकरण होता है। नामकरण की हम बात करें तो ये कंफ्यूजन हमारे दिमाग में होता है कई बार कि हम इसका नाम कहां से कहां रखें। अब व्यवहारिक तौर पर देखिएगा, पवन पढ़ने से पहले आप सामान्य हवाओं के बारे में बात करिए तो गर्मी के मौसम में आप देखते होंगे कि पछुआ हवा ज्यादा चलता है। अब पछुआ क्यों कहते हैं उसको? पछुआ कहने के पीछे का कारण यही है, वो पश्चिम दिशा से आ रही होती है। कहने का मतलब वो जिस दिशा से आ रही होगी उसी दिशा के आधार पर उसी का नाम रख दिया जाएगा। अगर वो पश्चिम से आ रही है तो पछुआ हो गई, अगर सागर की तरफ से आ रही तो क्या कहेंगे? सागरी हवा कह देंगे। ठीक है। महाद्वीप की तरफ से सागर की तरफ जा रही तो क्या कह देंगे? महाद्वीपी। इसी के बारे में हम डिटेल पढ़ने वाले हैं। इससे पहले थोड़ा सा पिछली क्लास पर फोकस करते थे, करने के पीछे कारण है आप इसको हम बता रहे हैं, उसको भी क्यों कर रहे हैं। कल हमने सीखा था क्या? ये आपका 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ के बीच आपका पड़ रहा है क्या? इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, यानी विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी।
अब यहाँ पे विषुवत रेखी निम्न वायुदाब पेटी क्यों बन रही है, इसके बारे में आपने सीखा था। यहाँ पे जब निम्न वायुदाब की पेटी बन रही है और यहाँ पे संवहनी धाराएं उठ रही हैं, तो संवहनी धाराएं जो उठने वाली हैं, ये उठकर क्या जा रही थी, क्षोभ मंडल पर जाने के बाद दो भागों में विभाजित हो जा रही है। कहने का मतलब ये क्षोभ मंडल में पहुंची, पहुंचने के बाद दो शाखाओं में विभाजित हो गई। इसकी एक शाखा जाके कहां पे गिर रही है, उपोष्ण कटिबंधीय पेटी में, है ना, यानी उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। ये कहां पे बन रहा है, 30 से 35। आप ऐसे समझिए 5 to 5 जो उठने वाली हवाएं हैं, ये जाकर 30 से 35 पर गिर रही हैं। जब 30 से 35 पर गिर रहे हैं, तो यहाँ पे बन रहा उच्च वायुदाब की स्थिति। अब जो ये हवाएं यहाँ पर गिर रही हैं, गिरने के बाद क्या कंडीशन होती है, इसी को आपको आगे समझना है। यहाँ पे जो हवाएं गिर रही हैं, गिरने के बाद जैसे आप ग्लोब से समझिए कि आपका विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा से जो उठने वाली हवा है क्षोभ मंडल में गई, क्षोभ सीमा पर, क्षोभ सीमा के बाद कहां पर गिरी, 30 से 35 पर। हम नॉर्थ की बात कर रहे हैं, साउथ का आप अपोजिट करके आप समझ लीजिएगा। यहां पर जब 30 से 35 पर गिर रही है, भैया गिरने के बाद धरती में तो समा नहीं जाएगी, तब क्या होगा, नहीं समाएगी। तो जब 30-35 पर गिर रही, तो वह कहने का मतलब क्षैतिज दिशा में प्रवाहित होगी। आप ऐसे कल्पना कीजिए, कोई तेजी से हवा आ रही है धरती पर, आने के बाद क्या होगा, इधर जा सकती है, इधर जा सकती है। जो इधर और इधर जो जा रही, मूव कर रही है, यही क्या है, आपकी पवन। इसी से क्या निर्धारित होता है, इसकी दिशा। क्योंकि यहां से जब ऊपर आकर 30-35 पर गिर रही है, 30-35 पर बन रहा है आपका उच्च वायुदाब की पेटी। बात क्लियर है। जब 30-35 पर यानी 30 से 35 डिग्री अक्षांश पर, दोनों गोलार्धों की बात कर रहे हैं, नॉर्थ और साउथ की, यहाँ पे उच्च वायुदाब की पेटी बन रही है। अब उच्च वायुदाब की पेटी बन रही कहां पर, 30 से 35 डिग्री अक्षांश पर। जाहिर सी बात है, अभी हमने बात किया, हमेशा पवनें उच्च वायुदाब से कहा जाती हैं निम्न वायुदाब की तरफ। अब यहां पर उच्च वायुदाब है 30 से 35 डिग्री अक्षांश पर, तो यहां से पवनें कहां जाएंगी, फिर से विषुवत रेखा की तरफ बढ़ेंगी। क्यों बढ़ेंगी, क्योंकि विषुवत रेखा की तरफ निम्न वायुदाब की पेटी है। और एक बात और समझिएगा, क्या सारी हवाएं विषुवत रेखा की तरफ चली जाएंगी, ऐसा भी नहीं है। तब कहां जाएंगी, कुछ हवाएं विषुवत रेखा की तरफ चली जाएंगी, कुछ कहां जाएंगी, 60 से 65 की तरफ। अब जब 60 से 65 की तरफ जाएंगी, देख रहे हैं यहां से जो उठने वाली हवाएं हैं, आप इसको अभी भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, साउथ को एकदम भूल जाइए, हम नॉर्थ के बारे में बात कर लेना, अभी साउथ आपको समझ में अपने आप आ जाएगा। यहां से हवाएं उठी हैं, क्षोभ सीमा पर गई, क्षोभ सीमा पर जाने के बाद कहां गिरी, 30 से 35 डिग्री अक्षांश पर गिरी। यहां से जो गिरने वाली हवाएं हैं, यहां से गिरने वाली हवाएं हैं, इस दिशा में मूव कर दी, इस दिशा में मूव कर दी, और कुछ हवाएं किधर चली गई, इस दिशा में मूव कर दी। बात क्लियर है। तो जो विषुवत रेखा की तरफ हवाएं मूव कर दी, इन्हीं का नाम रख दिया गया क्या, इन्हीं का नाम रख दिया गया ट्रेड विंड। क्या रखा गया, ट्रेड विंड। अभी आप आगे खूब बढ़िया से इसको समझ रहे हैं। और ये जो इधर चली गई, इसी को क्या क्या गया, वेस्टर्लीज। अब ट्रेड विंड और वेस्टर्लीज क्या है, यानी व्यापारिक पवने, सन्मार्गी पवने जिसे कहते हैं, और पछुआ पवने क्या है, इसके बारे में चलते हैं आगे बात करने। आई थिंक यहां तक बात आपको क्लियर हो गई होगी। फिर से 30 सेकंड में हम समराइज कर देते हैं, आप यहां समझिएगा। देखिए, विषुव की दशा में 5 डिग्री से 5 डिग्री, यानी आप ऐसे समझिए 5 to 5, यानी 5 नॉर्थ to 5 साउथ, यहाँ पर लो प्रेशर बनता है। जब लो प्रेशर बनता है, तो हवाएं यहाँ पे उठती हैं संबंधित धाराओं के कारण। उठने वाली हवा ऊपर जाती है क्षोभ सीमा से, फिर 30 से 35 पर गिरती हैं दोनों गोलार्धों में। जब 30 से 35 पर गिरेंगी, यही हवाएं मूव करेंगी कहां, लो प्रेशर की वजह से। लो प्रेशर इधर है, जब लो प्रेशर इधर भी है, लो प्रेशर इधर भी है, कहने का मतलब दोनों साइड में लो प्रेशर है, दोनों साइड पे मूव कर जाएंगी। तो जो विषुवत रेखा की तरफ आएगी उसे ट्रेड विंड कहेंगे, जो उधर जाएगी उसे कहेंगे पछुआ पवने, वेस्टर्लीज। बात क्लियर हो गई। अब एक चीज और यहां पे बताना बाकी रह गया था, हम बता दे रहे हैं। यहां पर देखिए, यहां पर देख रहे हैं एक क्रम बन रहा है, एक साइकिल बन रहा है, एक चक्र बन रहा है कि विषुवत रेखा से उठने वाली हवाएं गिर रही हैं कहां, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट पर, यानी उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी पर। यहां पर ये बन रही है, और यही हवाएं फिर मूव करके कहां आ रही हैं, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट पर। यही हवाएं फिर उठ रही हैं, कहने का मतलब ये एक साइकिल बन रहा है, एक चक्र बन रहा है। हवाएं एक बार उठ रही हैं, यहाँ पे उठी, यहाँ पे उठी, फिर गिरी, फिर यहाँ आई, फिर उठी, फिर गिरी, ये चक्र बन रहा है। एक चक्र पूरा होता है, एक साइकिल पूरा होता है, इसी को नाम दिया गया क्या, ट्रॉपिकल सेल। ट्रॉपिकल सेल। अब जो ट्रॉपिकल सेल नाम दिया गया, इसकी खोज किया था हेडल महोदय ने। क्या,
हेडल महोदय ने, इसीलिए इसका नाम भी क्या रखा गया, हेडल सेल भी रखा गया। बात क्लियर हुई, या हेडली सेल भी कहते हैं इसको, हेडली सेल। आगे बढ़े, अब यहां पर देख रहे हैं दूसरे हम कटिबंध को देख लेते हैं। यहां से जो उठने वाली हवाएं हैं यहां पे गिर रही हैं, यहां से गिरने के बाद फिर यहां जा रही हैं, फिर उठ रही हैं, फिर उठ रही हैं, फिर गिर रही हैं। एक चक्र यहां भी पूरा हो रहा। जब एक चक्र यहां भी पूरा हो रहा, यहां पे इस सेल का नाम दिया गया क्या, टेम्परेट सेल। और इस टेम्परेट सेल की खोज किया था फेरल महोदय ने। इन्हीं के नाम पर इसको ये भी कहते हैं, ये कौन सा सेल है, फेरल सेल। नोट कर लीजिएगा भैया, नोट कर लीजिएगा, सारी चीजें एक जगह मिलने वाली नहीं है, यहां पर मिलेंगी। ठीक है, आगे देखते हैं। ये चीजें फिर से एक साइकिल देख रहे हैं, यहां पे भी बन रहा है। जो सब ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट से उठने वाली हवाएं कहां पे गिर रही हैं, पोलर हाई प्रेशर पर। अब पोलर हाई प्रेशर से फिर कहां आ रही हैं, सब पोलर लो प्रेशर पर। यहां पर भी एक चक्र पूरा हो रहा है, इसी को क्या कहते हैं, पोलर सेल। बात क्लियर हो गई। आपने 3 सेल के बारे में पढ़ा क्या, पहला सेल हेडली, दूसरा फेरल, तीसरा पोलर। या आप हेडली को भी कहते हैं, ट्रॉपिकल भी कहते हैं, फेरल को टेम्परेट भी कहते हैं। आई थिंक यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं, हम पवनों के प्रकार के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, कौन कौन सी पवनें हमारी धरातल पर बहती हैं। आई थिंक पवन क्लियर हो गया। पवन किस दिशा में संचरण करता है यह भी क्लियर हो गया, क्योंकि आप क्या यहां पर नोटिस कर रहे हो, नोटिस आप ये कर रहे हो कि हमेशा पवनें हाई प्रेशर से लो प्रेशर के बीच में जा रही हैं ना। और ये तो एक कारण हो गया जिसे दाब प्रवणता नाम दिया। दूसरे कारण की बात हमने कहा था अपकेंद्री बल, और तीसरा कोरियालिस बल। एक बात और आपको बता देते हैं, महत्वपूर्ण चीज है। देखिए कई बार परीक्षा में यह पूछा जाता है, कोरियालिस बल है क्या एक प्रकार का बल, नहीं। कोरियालिस बल एक प्रकार का बल नहीं, बल्कि एक प्रकार का क्या है, विक्षेपण है, डिस्पर्सन है। विक्षेपण का मतलब पृथ्वी के घूर्णन की वजह से एक प्रभाव उत्पन्न कर रहा है, न कि कोरियालिस एक प्रकार का बल है। इसको कहा क्यों जाता है क्या, कोरियालिस बल, बल्कि यह एक्चुअल में एक बल नहीं, बल्कि क्या है, एक प्रभाव है, एक इफेक्ट है। समझिएगा, इसको कहना शुद्ध क्या होगा, कोरियालिस प्रभाव यानी कोरियालिस इफेक्ट। बात बैठा लीजिएगा माइंड में अच्छे से। ठीक है, छोटे छोटे टॉपिक पर क्वेश्चन उठाए जाते हैं, कंफ्यूजन रहता है कि हमने कोरियालिस बल तो पढ़ा था, हमने तो लिखा पढ़ा था कोरियालिस बल, बुक में भी कोरियालिस बल, क्लास में भी कोरियालिस बल, तो कोरियालिस प्रभाव तो होगा नहीं, दिमाग में आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, कोरियालिस बल क्या है, एक प्रभाव। तो छोटी छोटी चीजों को हम नोटिस करने की कोशिश करते हैं। आप बने रहिए, देखते रहिए, बढ़ते हैं आगे। दाब प्रवणता आप समझ गए थे, अपकेंद्री बल भी आप समझ गए थे। अपकेंद्री बल का मान जो होता है कहां पर, विषुवत रेखा पर 100% होता है, और जैसे ही हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं इसका मान घटता चला जाता है। इसके अपोजिट अगर हम कोरियालिस बल की बात करें या कोरियालिस प्रभाव की बात करें, कोरियालिस प्रभाव का मान इक्वेटर की हम बात करें तो इक्वेटर पर कितना होता है भैया, ध्यान दीजिएगा, ये इक्वेटर पर होता है 0। कहां, कोरियालिस बल का मान भूमध्य रेखा पर 0 होता है। कई बार पूछा गया है कोरियालिस बल का मान अधिकतम कहां होता है या न्यूनतम कहां होता है। अगर न्यूनतम की बात करें 0 होता है आपका विषुवत रेखा पर, अधिकतम की बात करें तो कहां पर होगा, जाहिर सी बात है पोल पर होगा। आगे बढ़ते हैं, हम प्रभाव की बात कर प्रकार की बात कर ले रहे हैं, पवनों के वर्गीकरण की। देखिए पवनों को 3 प्रकारों में बांटकर हम पढ़ते हैं। पहले प्रकार की बात कर लेते हैं, पहला टाइप है जिसे हम कहते हैं क्या, प्राथमिक पवन। प्राथमिक पवनों के अलावा इसको और नामों से भी जानते हैं, क्यों जानते हैं इसके बारे में हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो पहला नाम है इसका क्या, प्राथमिक पवन, इसी को अंग्रेजी में कहेंगे प्राइमरी विंड, है ना। दूसरा ग्रही पवन भी इसी को कहते हैं, यानी प्लानेटरी विंड, डब्ल्यू लिख दे रहे, विंड समझ लीजिएगा। स्थायी का मतलब स्टेबल कह सकते हैं, स्टेबल विंड। देखिए प्राथमिक कहीं लिखा गया हो, ग्रही लिखा गया हो, स्थायी लिखा गया हो, स्थिर लिखा गया हो, शाश्वत लिखा गया हो, सनातनी लिखा गया हो, इन सब का मतलब एक ही होता है। आप समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को, इसका मतलब एक ही क्यों होता है। प्राथमिक का मतलब धरातल की सतह पर सबसे पहले यही हवाएं प्राप्त की गई। दूसरी चीज, प्राप्त करने के अलावा ये स्थिर होती हैं। स्थिर का मतलब ये है ये साल भर एक निश्चित दिशा में बहती रहती हैं, ऐसा नहीं कि मौसम के अनुसार चेंज हो जाएंगी। अगर हम व्यापारिक पवन की बात करें, अभी इसकी टाइप में हम बात करेंगे,
अगर हम व्यापारिक पवन की बात करें, उसकी दिशा निश्चित है, साल भर निश्चित है। पछुआ पवन निश्चित है, ध्रुवीय पवन निश्चित है, यानी इसकी डायरेक्शन निश्चित है और ये जब से धरती है तब से ये बह रही है, इसलिए इन्हें सनातनी पवन कहेंगे, शाश्वत पवन कहेंगे। शाश्वत का मतलब लगातार चलती हुई। प्राथमिक इसलिए कह रहे हैं कि प्राथमिक सबसे पहले यही प्राप्त की गई, प्लानेटनी का मतलब ग्रही, तो आप समझ ही रहे हैं, इसलिए इसे कहते हैं प्राइमरी विंड। हम बार बार एक ही शब्द प्रयोग करेंगे, क्या, प्राइमरी विंड। लेकिन कंफ्यूजन आपके दूर करने के लिए हमने बताया कि इन्हें कई नामों से जाना जाता है। फिर से एक बार सुनिए, प्राथमिक के अलावा इसे ग्रही कहते हैं, स्थिर कहते हैं, स्थायी पवन कहते हैं, शाश्वत पवन कहते हैं और सनातनी पवन कहते हैं, इत्यादि नामों से इसको जानते हैं। आगे बात करें, द्वितीय सेकेंड डिवीजन की बात करें, इसे कहते हैं सेकेंडरी विंड। क्या कहते हैं? सेकेंडरी विंड। सेकेंडरी विंड के अलावा इसे गौड़ भी कहते हैं, आवर्ती भी कहते हैं। आवर्ती का मतलब होता है पीरियाडिक, पीरियोडिक, इंग्लिश भी नाम जानते रहिए। ऋतुवत का मतलब हो गया सीजनल, सीजनल, और प्रादेशिक का मतलब होता है रीजनल। आप बात को समझिएगा, यहां पर देखिए इसके नाम से ही स्पष्ट है कि पीरियाडिक क्यों कहा गया, सीजनल क्यों होगा, रीजनल क्यों होगा। सीजनल का मतलब ऋतुगत पवन है, यानी ये ऋतु के अनुसार इन पवनों की दिशा बदलती रहती है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, सेकेंडरी विंड, द्वितीय पवन है। प्रादेशिक, यानी प्रादेशिक की बात इसलिए की गई क्योंकि एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर उसी विंड की डायरेक्शन बदलती रहती है। कैसे, एक एग्जांपल से आप समझिएगा। जैसे ये एरिया अगर हम कह दें कि ये महासागर का है, ये क्या है, ओशियन, और इसके बगल में आपका क्या है, ये हम कह सकते हैं महाद्वीप है, लैंड मास कर दे रहे हैं। अब यहां पर देखेंगे पवनों के जब बहने की दिशा होगी, ऐसी सिचुएशन होगी, ये जो है ओशियन से महाद्वीप की तरफ जा सकता है और महाद्वीप से ओशियन की तरफ भी जा सकता है। यह डिपेंड करता है कि यहां पर टेम्परेचर और प्रेशर की स्थिति क्या है। अगर यहां पर हाई प्रेशर है, महाद्वीप पर हाई प्रेशर है, यानी उच्च वायुदाब है, तो कहने का मतलब ओशियन से पवनें कहां पे जाएंगी, नहीं। अगर यहां पे उच्च वायुदाब है तो यहां पर निम्न वायुदाब होगा। अब उच्च वायुदाब है, कहने का मतलब लैंड से पवनें कहां पर जाएंगे, ओशियन की तरफ। इसका जस्ट अपोजिट करके देख लीजिए, अगर यहां पर हाई प्रेशर है तो कहने का मतलब यहां से पवनें लो की तरफ जाएंगे। तो इसकी दिशा ऋतु के अनुसार बदलती रहती है और प्रदेश टू प्रदेश, कहने का मतलब रीजन टू रीजन वेरी करता रहता है। अगली महत्वपूर्ण पवनें है स्थानीय पवनें। इसको तो हम 4 स्टार लगा दे तब भी कम ही है, क्योंकि कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं होता होगा जहां पर स्थानीय पवनों के बारे में प्रश्न न पूछता। स्थानीय पवनों के नाम के बारे में पूछता है कि फला पवन, यानी जैसे किसी का नाम ले लीजिए, जैसे आप भारत में रह रहे हैं तो जाहिर सी बात है भारत में लू चलती है, तो लू के लिए भी पूछा जा सकता है, लू किस कहाँ की स्थानीय पवन है, जाहिर सी बात भारत है। पाकिस्तान में भी इसका प्रभाव मिलता है। ठीक है, आगे चलते हैं, इसके क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। प्राइमरी की, प्राइमरी को 3 नामों से जानते हैं, मतलब 3 डिवीजन है इसका, ट्रेड विंड, वेस्टर्लीज यानी पछुआ पवनें, और पोलर, है ना। इसी को हम कहते हैं सनमार्गी, इसी को कहते हैं क्या, सनमार्गी या व्यापारिक, व्यापारिक। इसे कहते हैं क्या, पछुआ, पछुआ पवनें। आगे ध्रुवीय पवनें, ध्रुवीय पवनें। देखिए पवनों को 3 भागों में बांटकर हमें पढ़ना है, प्राथमिक पवनें, द्वितीयक पवनें और स्थानीय पवनें। आज हम केवल प्राथमिक की बात करने वाले हैं। प्राथमिक में बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं, इसको 3 भागों में बांटा गया। 3 प्रकार की पवनें होती हैं, सनमार्गी या व्यापारिक पवनें, ये कहां से कहां तक चलती हैं, अभी फिगर में आपने देखा था, फिर से इसको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, इसकी और क्या विशेषताएं है इसके बारे में हम बात कर ले रहे हैं। दूसरी क्या है, पछुआ पवनें, और अगली क्या है, ध्रुवीय पवनें। जाहिर सी बात है, नाम से स्पष्ट है, ध्रुवीय पवनें का मतलब ध्रुवों के आसपास होंगी, पछुआ भी आप अभी समझ जाएंगे, देखते हैं अगली स्लाइड में। हम सनमार्गी पवनों की बात कर ले रहे हैं, पछुआ पवनों व्यापारिक पवनों की बात कर ले रहे हैं। यहां पर दिया गया है व्यापारिक पवन। व्यापारिक पवन से आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा, इसका संबंध व्यापार से है। व्यापार से कैसे है आप समझिएगा, व्यापार से एक्चुअल में नहीं है। ट्रेड विंड का मतलब होता है, एक जर्मन भाषा का शब्द है, फिक्स पाथ कह सकते हैं, फिक्स पाथ, है ना, या फिक्स ट्रैक। ट्रेड विंड का मतलब यही होता है।
प्राचीन काल में ये व्यापार के लिए जो नाव वगैरह आती थी, इनकी दिशा को भी नाव को चलने की जो है फ्लुएंसी है, इसको भी ये मेंटेन करने में मदद करता था। आज भी करेगा अगर किया जाएगा तो इसीलिए इसका नाम व्यापारी पौने रखा गया। हालांकि इन पवनों का व्यापार से कोई लेना देना नहीं है, इसे सन्मार्गी पौने कहते हैं। और ट्रेड का मतलब होता है फिक्स पाथ, मतलब वो एक निश्चित दिशा में हमेशा चलती रहती है। इसकी विशेषता की हम बात कर लें, कहां से कहां तक चलती है। अभी आपने फिगर में देखा था, फिर से देख लीजिए। यहां पर देखिए ये चीजें जो उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी है, आपको नजर आ रहा, यही उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी है, यही उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी है, यानी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है। और इसी बेल्ट से जो चलने वाली पवनें कहां पर जा रहे हैं, विषुवतीय निम्न वायुदाब की पेटी पर जा रही है। बात क्लियर है। यहां पर जो विषुवतीय निम्न वायुदाब की पेटी पर जो हवाएं जा रही हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, यही आपका है क्या, यही है सन्मार्गी पवनें। क्या है, सन्मार्गी पवनें। इसी को क्या कहते हैं, व्यापारिक पवनें। देखिए यहां पर भी वही चीज है ना, इसी को भी वही चीज कहते हैं। बात क्लियर है। अब इसकी विशेषता की बात कर ले रहे हैं। ये तो इसकी दिशा होगी, कहां से कहां जाती है। देखिए आपको पता है मैप में ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ, ईस्ट, वेस्ट। यहां पर देख रहे हैं किस दिशा से आ रही है, इस दिशा में आ रही है। कहने का मतलब कहां से आ रही है, नॉर्थ ईस्ट से कहां पर आ रही है, साउथ वेस्ट। बात क्लियर है। नॉर्थ ईस्ट से कहां आ रही है, ऐसा कह सकते हैं आप, नॉर्थ ईस्ट से आ रही कहां पर, साउथ वेस्ट में। किस हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं, ये नॉर्थ हेमिस्फीयर में, यानी उत्तरी गोलार्ध में इसकी ये दिशा है। यानी उत्तरी गोलार्ध में नॉर्थ ईस्ट आ रही कहां पर, साउथ वेस्ट में। दक्षिणी गोलार्ध की बात कर लेते हैं, साउथ हेमिस्फीयर की। यहां पर देखिए फिगर से देखिए आप वो समझ आ रहे हैं कहां पर, ये साउथ ईस्ट है। कहने का मतलब साउथ ईस्ट से कहां पे जा रही है, साउथ ईस्ट से यह जा रही है और नॉर्थ वेस्ट में। बात क्लियर है, बात क्लियर है। दिमाग में इतनी बात बैठ गई होगी। आगे बढ़े, चलिए। अब ये पवनें जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जा रही हैं, तो इसमें क्या परिवर्तन होगा, इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर ले रहे हैं, थोड़ी सी चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि ये उच्च अक्षांशों से, हाई लैटिट्यूड से लो लैटिट्यूड में जा रहा है। कहने का मतलब उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की तरफ जा रहा है। अब एक बात को समझिएगा, उच्च अक्षांश पे तापमान क्या होगा, ज्यादा होगा कि कम होगा, ज्यादा होगा कम होगा। भाई जितने भी आप हाई लैटिट्यूड पर जाएंगे, उच्च अक्षांश पर तापमान कम ही होता चला जाता है। अगर अक्षांश का मान कम है, यानी 0 डिग्री अक्षांश की बात करें, तापमान ज्यादा होगा। और 90 की बात करें, तापमान कम होगा। यानी अक्षांश कम, तापमान ज्यादा। यहां पर उच्च वायुदाब पेटी से निम्न की तरफ आ रहा है। कहने का मतलब उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की तरफ आ रहा है। ये उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की तरफ आ रहा है। जाहिर सी बात है, जब हाई लैटिट्यूड से लो लैटिट्यूड पर आ रहा है, तो तापमान में क्या परिवर्तन होगा। कहने का मतलब वह निम्न ताप से उच्च ताप की तरफ आ रहा है। जब ये पवनें निम्न तापमान से उच्च तापमान की तरफ आ रही हैं, ऐसी कंडीशन में क्या होगा, अपने मार्ग में ये शुष्क होती चली जाएंगी। बात समझ रहे हैं। जब शुष्क होती चली जाएंगी, तो उसमें जो नमी की मात्रा वो सूखती चली जाएगी। कहने का मतलब वर्षा होने की संभावना कम हो जाएगी, या कह सकते हो वर्षा नहीं के बराबर। लेकिन कंडीशन क्या है, चूंकि कम तापमान से अधिक तापमान के क्षेत्र में जा रही हैं, तो शुष्क होती चली जाएंगी, तो वर्षा नहीं करेंगी। लेकिन अगर यही पवनें किसी महासागर से होकर गुजर रही हैं, किसी जलीय क्षेत्र से होकर गुजर रही हैं, तो वहां पर जो वेपर है, जलवाष्प है, वहां को एब्जॉर्ब करने के बाद वहां पर तेज वर्षा भी करेंगे। ठीक है, अकस्मात तेज वर्षा भी करेंगे। और जो ये ट्रेड विंड की बात कर रहे हैं, यानी व्यापारिक पवनों की बात कर रहे हैं, ये अक्सर महाद्वीपों के पूर्वी भाग में कुछ मात्रा में वर्षा करती हैं। करने के पीछे कारण क्या है, आप समझ ही रहे हैं कि जब ये महासागरीय क्षेत्र से गुजरेंगी, तो जलवाष्प साथ लेकर जाएंगे और वर्षा वहां पर करेंगे। बात क्लियर है, आगे चलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपने देखा ये महाद्वीप के पूर्वी भाग में ये सब चीजें आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाकी हमने एक्सप्लेन कर ही दिया। आगे चलते हैं, पछुआ पवनों की बात कर ले रहे हैं। देखिए पछुआ पवनों की बात करें हैं, तो ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से कहां जा रहा है, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। या फिगर हम बार बार सिर्फ इसलिए दिखा दे रहे हैं कि आप अपने माइंड में एक इमेज सेट कर लीजिए। कुछ भी रटना नहीं है, यकीन मानिए अगर आप रटेंगे तो 100% आप क्वेश्चन गलत करके आएंगे। अब बैठा लीजिए, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कारण को समझिए, होने के पीछे वजह क्या है इसको समझिए, इसके बाद दिमाग में फिट कर लीजिए कि क्यों हो रहा है ना, तो मामला क्लियर रहेगा। जैसे फिगर से हम फिर देखते हैं, यहाँ पे इसके हम डायरेक्शन की जब बात किए, ये अब कहाँ गया,
कि सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। अब सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट कहां पे था भैया, यही तो था 30 से 35, यही था। हाई प्रेशर बेल्ट कहां पे बना था, 60 से 65। बात क्लियर है, यही तो पढ़ा था दोनों गोलार्धों में, यही तो पढ़ा था कि 30 से 35 पर हवाएं कहां जा रही हैं, 30 से 35 से 60-65 पे जा रही हैं। 30-35 पर हाई था, 60-65 पर क्या है, लो है, जाहिर सी बात है जाएंगे। और ऐसी कंडीशन में इनकी दिशा की हम बात करें, फिगर से देख लेते हैं कैसे। देखिए क्या मिल रहा है यहां पर क्या मिल रहा है, दिशा की हम बात करें, किसकी बात कर रहे हैं, पछुआ पवनों की। यहां पर देखिए सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट यही है, यहां से ये इस दिशा में जा रही है हवाएं ना, इस दिशा में जा रही है, इसी को क्या नाम दिया गया, पछुआ पवने। अब पछुआ पवने हैं, यहां पर दिशा देख लीजिए, यहां से कहने का मतलब इस दिशा से निकली है, नॉर्थ हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं, यानी साउथ वेस्ट से कहां पर जा रही है, साउथ वेस्ट से इस दिशा में पहुंच रही, कहने का मतलब यहां पर यानी नॉर्थ ईस्ट। बात क्लियर है, यही चीज हम साउथ में देख लेते हैं, इनकी दिशा क्या है, साउथ में पश्चिम पवनी यही है, यही है। यहां पर देखिए कहां से आ रही है, यानी नॉर्थ वेस्ट से कहां पर जा रही है, साउथ ईस्ट में। कंफ्यूजन नहीं होगा, इसकी दिशा क्लियर हो गई। अब इसकी दिशा क्लियर हो गई तो हम इसकी विशेषताओं के बारे में बात कर ले रहे हैं। भैया एक बात समझिएगा, यहां पर आप देख रहे हैं कहानी थोड़ी सी अलग हो रही है। आपने जो पीछे ट्रेड विंड पढ़ा, सरमार्गी पवन पढ़ा, यहां से कुछ कहानी अलग, अलग कैसे समझिए। यहां पर देख रहे हैं ये पवने जो हैं 30 से 35 से कहां, 30-35 डिग्री अक्षांश से जा रहे हैं कहां पर, 60-65। बात कंफर्म है। अब यहां पर देखिएगा 30-35 कम अक्षांश है, यानी लो लैटिट्यूड है, यहां से कहां पर जा रहे हैं, हाई पर। लो पर टेम्परेचर ज्यादा होता है, हाई पर टेम्परेचर कम होता है। कहने का मतलब ये निम्न तापीय क्षेत्र से कहां जा रहे हैं, नहीं, ये उच्च तापीय क्षेत्र से कहां जा रही हैं, निम्न तापीय क्षेत्र पर। बात क्लियर है। अब जाहिर सी बात है जब हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जा रही हैं, कहने का मतलब अपने मार्ग में धीरे धीरे वो ठंडी होती चली जाएंगी। जब ठंडी होती चली जाएंगी तो जलवाष्प की मात्रा भी बढ़ेगी, क्योंकि इन्वायरमेंट में कुछ जलवाष्प ऑलरेडी मौजूद होगा। इसके अलावा जो महासागरों से गुजरेंगे और भी जलवाष्प मिलेगा। कहने का मतलब ऐसी कंडीशन में जब लो टेम्परेचर से हाई पर जा रहे हैं, या कह सकते हैं हाई लो लैटिट्यूड से हाई लैटिट्यूड की तरफ जा रहे हैं, ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ये पवने वर्ष भर वर्षा करेंगी। वर्ष भर वर्षा क्यों करेंगी, यहां से फिर से समझ लीजिएगा, क्योंकि यह उच्च तापमान से निम्न तापमान की तरफ जा रही, पहला कारण हो गया। दूसरा कारण यह समझ लीजिएगा ऐसे, यह निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की तरफ जा रही, तो जाहिर सी बात है अपने मार्ग में ये ठंडी होती चली जाएंगी। कहने का मतलब वायुमंडल से जो जलवाष्प है उसको ग्रहण करती चली जाएंगी, जो जलीय क्षेत्र से गुजर देंगे वहां से जलवाष्प ग्रहण करती चले जाएंगे और करेंगी खूब वर्षा। इसका एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु का, जहां पर साल भर वर्षा होती है। इसका कारण आपने समझ लिया। इसकी और क्या विशेषताएं हैं इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। क्या पछुआ पवनों की विशेषताओं के बारे में, निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश आपने समझ लिया। तापमान के बारे में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप या लिख लीजिए। इनके प्रवाह मार्ग में वर्ष भर वर्षा होती है। बात क्लियर है, वर्ष भर वर्षा क्यों हो रही, आप ये बात अभी समझे ही। एग्जाम्पल पश्चिमी यूरोपीय तुल्य। और एक महत्वपूर्ण भाग है, क्या पश्चिमी भाग में वर्षा अधिक करती है, पश्चिमी भाग में वर्षा अधिक करती है। समझिए ऐसा क्यों हो रहा। भैया देखिए ये कहां से कहां जा रही है, ये 30-35 डिग्री अक्षांश से 60-65 की तरफ जा रही है। और इनकी दिशा कहां पर है, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में दिशा है। जाहिर सी बात है जब इस डायरेक्शन में ये जा रही हैं तो महाद्वीपों के पश्चिमी भाग पर ले जाएंगे किसको, जलवाष्प को। कहां से, पूर्वी भाग से। जब पूर्वी भाग से पश्चिमी भाग पर ले जा रही तो वहां पर वर्षा की मात्रा कुछ बढ़ेगी। बात क्लियर है, आगे चलें। चलो देखिए यही पछुआ पवने जब साउथ हेमिस्फीयर में जाती हैं, यानी दक्षिणी गोलार्ध में, तो क्या होता, इसको 4 स्टार लगा दे रहे हैं। 4 स्टार क्यों लगा दे रहे हैं, कि शायद ही कोई एग्जाम जाता होगा जहां पर ये 3 महाशय लोगों से प्रश्न आए। कैसे, क्यों, समझते हैं। जो पवन की दिशा होती है 2-3 कारकों पर निर्भर करती है, इसके संचलन की दिशा 2-3 कारकों पर निर्भर करती है। एक कारण इसमें घर्षण भी होता है। कैसे होता है समझिए। जैसे पवन यहां से चल रही है, एकदम प्लेन जगह है, कोई अवरोध नहीं है,
तो पवन जो चल रही है उसकी स्पीड बढ़ेगी बढ़ेगी। अगर मान लीजिए पवन यहां से चल रही है, बीच में एक पहाड़ आ गया, हवा कुछ कम करेगा, एक टीला आ गया, उसकी स्पीड को कुछ कम करेगा। कहने का मतलब जो अवरोध होगा उसकी गति को प्रभावित करेगा। लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में आप जानते हैं यहां महासागर की अधिकता है, यानी जलीय भाग की अधिकता है, और ये पछुआ पवनें जब दक्षिणी गोलार्ध में महासागरों से गुजरती थी, यहां पे कोई अवरोध नहीं मिलता, या कम अवरोध मिलता है, या कह सकते हैं न के बराबर अवरोध मिलता है। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में चूंकि अवरोध नहीं मिलता महासागरीय सतह से जब ये गुजरती हैं, इसलिए ये बहुत विशालकाय हो जाती है। और इनके जो विशालकाय कंडीशन है, इसी को हम जानते हैं 40 डिग्री अक्षांश पर जो होती हैं, इसको रोरिंग फोर्टिज के नाम से जानते हैं। क्या? गरजती चालीसा, गरजती चालीसा। इसको खूब बढ़िया से समझ लीजिएगा, इससे प्रश्न बनना ही बनना है। गरजती चालीसा यही 50 डिग्री अक्षांश पर जब जाएंगी, क्योंकि जैसे बढ़ रही है अक्षांशों के बढ़ते जा रहे हैं, ये और भी तीव्र होती चली जा रही है। इसको क्या कहते हैं? फ्यूरियस 50s, यानी प्रचंड 50 कहते हैं, हिंदी में प्रचंड 50। 60 पर जाएंगे, श्रिंकिंग 60s, यानी 40 पर इसकी अपने विशालकाय रूप में थी गरजती चालीसा, 50 पे गई और बढ़ गई, 60 पे और बढ़ जाएगी, 60 पे बढ़ जाएगी, इसे कहते हैं चीखती साठा, चीखती साठा। आप हिंदी से याद करिए चाहे इंग्लिश से, एक ट्रिक बता दे रहे हैं। 60 की बात करेंगे, देखिए यहां पे यस से आप समझ लीजिएगा। श्रिंकिंग 60 कहां पे होगा? इंग्लिश के टाइम पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, कारण इसका ये है कि हिंदी में कभी कुछ ऐसे नाम होते हैं जो कंफ्यूजन पैदा करते हैं, किसकी बात है। 50 देखिए एफ से आप समझ लीजिएगा, अगर फ्यूरियस की बात है तो 50 पर ही होगी, श्रिंकिंग की बात है तो 60 पर ही होगी। और एक रोरिंग है, रोरिंग को तो आप समझ ही रहे हैं, रोरिंग को किससे समझ लेंगे, 40 एक बचता है। ठीक है, ये अपने विशालकाय रूप में होती है। प्रश्न कैसे पूछता है इसकी बात कर ले रहे हैं। पूछती है निम्नलिखित में से चीखती साठा किस अक्षांश से गुजरती है ना? 60 डिग्री। ऑप्शन में 60 डिग्री साउथ भी होगा, 60 डिग्री नॉर्थ भी होगा, कंफ्यूजन नहीं पालना है। ये जो पछुआ हवाओं की जो तीव्रता होती है, ये दक्षिणी गोलार्ध में ही होती है। कारण हमने बताया कि जब महासागरों से गुजरती हैं, यहाँ पे अवरोध का अभाव होता है, इसलिए ये अपने प्रचंड रूप में आ जाती है। आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आगे हम ध्रुवीय पवनों की बात कर ले रहे हैं, लास्ट है ध्रुवीय पवनें। थोड़ा सा फिगर पे आते हैं, ध्रुवीय पवनें में हमने क्या क्या सीखा था। देखिए ये जो ध्रुवीय पवनें हैं, यहां पर आप देख रहे हैं, यहां पर कहां से आ रही हैं? ध्रुवीय पवनें उच्च वायुदाब है। अब जब उच्च वायुदाब से आ रहे हैं तो कहां पर आ रही हैं? निम्न की तरफ। भैया हाई प्रेशर से कहां पे आ रही हैं? या हाई प्रेशर से कहां पर आ रही हैं? हाई टू लो जा रही हैं। अब जब हाई टू लो जा रही हैं, आपने ट्रेड विंड में एक चीज देखा था, वो हाई से लो पे जा रही थी। जब हाई से लो पे जा रही थी, क्या क्या परिवर्तन हो रहा है? वर्षा कम हो रही थी, वर्षा कम हो रही थी। कारण क्योंकि अपने मार्ग में शुष्क एवं ठंडी होती चली जाती है। यहां की बात देखते हैं, चूंकि ये ध्रुवों से आ रही थी, ये ऑलरेडी शुष्क और ठंडी है। जब शुष्क और ठंडी है, और भी शुष्क और ठंडी हो जाएगी। कहने का मतलब ये वर्षा न के बराबर करती है। लेकिन एक कंडीशन है, लेकिन ये हवाएं जब आती हैं इस सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट में, अगर ये पछुआ हवाओं से टकरा जाती है तो इसमें दो कंडीशन बनती है। कभी कभी वाताग्र और शीतोष्ण चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। यही कारण है कि इस बेल्ट में वाताग्र या कह सकते हैं शीतोष्ण चक्रवातों की अधिकता है। अधिकता के पीछे कारण क्या है कि जो सब पोलर नहीं पोलर हाई प्रेशर बेल्ट से आने वाली जो हवाएं हैं, ये जब कभी पछुआ हवाओं से टकराती हैं तो वाताग्र की स्थिति बनती है। वाताग्र आगे आप पढ़ने वाले हैं। वाताग्र मतलब ये है, जब कोई दो विपरीत प्रकृति की हवाएं आपस में टकराती हैं तो एक विशेष प्रकृति बनती है, उसकी एक विशेष उसमें टेंडेंसी आती है, उसी को हम वाताग्र कहते हैं, फ्रंट कहते हैं। इसके बारे में आगे आप पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे सिर्फ इतना समझिएगा कि ये पछुआ हवाएं जो जा रहे हैं अपेक्षाकृत गर्म होंगी, किसकी? जो पोलर से आ रही हैं। और ये जब दोनों एक दूसरे में टकराएंगी तो वहां पे वाताग्र और शीतोष्ण चक्रवातों की उत्पत्ति ज्यादा होगी। ठीक है, इनकी और विशेषताओं की बात कर लें। दिशा की बात कर लें, दिशा तो आप देख ही रहे हैं, दिशा इनकी वही है जो कि ट्रेड विंड की थी। कैसे? आप यहाँ पे देखिए, वही डायरेक्शन है, ये वही डायरेक्शन है, यानी यही डायरेक्शन है, यही डायरेक्शन। बात क्लियर है? आगे चलते हैं। हाँ, इसकी और क्या कंडीशन है? अधिक ठंडी शुष्क होती है, आपने पढ़ लिया। व्यापारिक पवनों के समान इनकी दिशा, ये भी पढ़ लिया। प्रवाह मार्ग में वर्षा नहीं करती है। क्यों?
क्योंकि ये उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी से अपेक्षाकृत गर्म पछुआ पवनों से टकराकर वातावरण एवं शीतोष्ण चक्रवातों की उत्पत्ति करती है। ये क्यों करती है, इसके पीछे कारण क्या अभी आपने सीखा। क्योंकि ये ठंडी एवं शुष्क पवने हैं, ठंडी पवने हैं और ये गर्म पवनों से टकराए, तो जाहिर सी बात है भैया एक कम गुस्से वाला एक ज्यादा गुस्से वाला टकरा जाएगा तो विवाद तो बढ़ेगा ना। यही कंडीशन यहाँ पर हो रही है। इसी को इसलिए क्या कहते हैं, देखिए जब दो विपरीत प्रकृति के लोग टकराते हैं तो विवाद कुछ ज्यादा ही हो जाता है। ज्यादा क्यों हो जाता है, एक सॉफ्ट एक हार्ड, एक सॉफ्ट एक हार्ड, वही हो रहा। यहाँ पे ध्रुवों से आ रही है, यहाँ पे इधर से जा रही है, तो वाताग्रोह एवं शीतोष्ण चक्रवातों की उत्पत्ति ज्यादा होती है। कई बार मुख्य परीक्षाओं में भी इससे प्रश्न बनता है कि सब पोलर हाई प्रेशर बेल्ट के आसपास या और सब पोलर हाई प्रेशर बेल्ट और सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट और पोलर हाई प्रेशर बेल्ट के बीच शीतोष्ण चक्रवातों और वाताग्रोह की स्थिति ज्यादा बनती है। इसके पीछे कारण क्या है, कारण आप समझ रहे हैं, इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने प्राथमिक पवनों की विशेषताओं के बारे में पढ़ा, क्या क्या सीखा आपने, पवन क्या होती है, इनकी दिशा को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में, इसके अलावा क्या सीखा प्राथमिक पवनों के बारे में। अगले दिन से हम पढ़ेंगे सेकेंडरी वेव के बारे में, सेकेंडरी विंड के बारे में, सेकेंडरी विंड के बारे में, इसके बाद लोकल विंड के बारे में पढ़ने वाले हैं। आई थिंक यहां तक बात आपको क्लियर हो गई होगी। कोई कंफ्यूजन हो, कुछ और जानना हो, आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करिएगा। आप हमारे टेलीग्राम से जुड़िए, टेलीग्राम पर मैसेज करिएगा, वहां पर पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम ऑफिशियल सर्च करके आप ग्रुप को ज्वाइन करिए। इसके अलावा कोई पर्सनल क्वारी हो तो आप टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मेरा दायित्व है अच्छा कंटेंट उपलब्ध करवाना और आपका दायित्व बनता है और लोगों तक पहुंचाना, जिससे आपके अलावा और लोग भी इसका लाभ पाएं। ठीक है, तो इन्हीं चीजों के साथ आज की क्लास को ओवर करते हैं। बाकी मिलते हैं अगले दिन नए क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए।